हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डियर परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, और लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो डियर पहले तो मैं समराइज कर दूं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में करना क्या है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, परमाणु से संबंधित जितना भी कुछ अध्ययन है वो करेंगे कि एक्चुअल में परमाणु होता कैसे है, उसके कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या वो परमाणविक कण हैं, ठीक है ना। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पूरा डिटेल। साथ ही साथ परमाणु से संबंधित जो भिन्न भिन्न मॉडल है, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, तो जितना भी कुछ परमाणु से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, इट मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है डियर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं डियर कि एक्चुअल में जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता है उसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं एटम। क्या लिखते हैं इंग्लिश में? एटम। अब ये एटम जो है डियर, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है या ग्रीक भाषा का क्या है, शब्द है। जो एटम जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनाए, जिसमें से एक शब्द है ए और दूसरा शब्द है टॉम। क्या है डियर? दूसरा शब्द क्या है? टॉम। तो ए का मतलब जो है वो तो ग्रीक भाषा में होता है नॉट। ए का मतलब ग्रीक भाषा में क्या होता है डियर? नॉट। और टॉम का मतलब ग्रीक भाषा में क्या होता है? डिवाइजेबल। क्या होता है? डिवाइजेबल। और डिवाइजेबल मीन्स विभाज्य। क्या मतलब? विभाज्य। ठीक है। तो अगर पूरे का मीनिंग देखूं मैं तो नॉट डिवाइजेबल मतलब अविभाज्य, अर्थात इस पूरे का अगर कॉमन मीनिंग में देखूं, पूरे का अगर मैं कॉमन मीनिंग देखूं तो अपन क्या बोल सकते हैं डियर? अविभाज्य। क्या बोल सकते हैं? अविभाज्य। अर्थात यहां से क्लियर होता है कि परमाणु या एटम जो होता है वो एक अविभाज्य कण है या एक नॉट डिवाइजेबल पार्टिकल है। अंडरस्टूड? परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, और एटम एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस टॉम। ए का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है नॉट, और टॉम का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है डिवाइजेबल। पूरा हो गया नॉट डिवाइजेबल, और नॉट डिवाइजेबल मीन्स अविभाज्य। ठीक है डियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आती है कि परमाणु से रिलेटेड सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, जिसको अपन बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बोलते हैं डियर? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और ये अपने फर्स्ट चैप्टर में भी है, बट ये परमाणु से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, बट याद रखना ये अपने फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो अपन यहाँ हेडिंग लेंगे डाल्टन का। आप लोग भी इसको नोट करके, एज इट इज इसको नोट करके हेडिंग डाल देंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये देखिए, ये अपनी अगली हेडिंग होगी डियर। तो अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक्चुअल में क्या है। तो मैं पूरी थ्योरी आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट से भी बनाना है और समझना भी है। तो पहले तो बात आती है कि इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु, सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। मुख्य बिंदु निम्न है। अब पहला बिंदु क्या है डियर, ये ध्यान से सुनना। और पहला बिंदु ये है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया डियर कि प्रत्येक पदार्थ, और पदार्थ का मतलब आप समझते हो कि भैया ऐसी कोई सी भी वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो एक निश्चित आयतन घेरती है उसको अपन पदार्थ कहते हैं। तो पहले पॉइंट में डाल्टन क्या बोलता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है डियर। अब सेकंड पॉइंट में डाल्टन ने क्या बोला है, ये देखो। तो सेकंड पॉइंट में डाल्टन बोलता है कि एक तत्व के
एक तत्व के सभी परमाणुओं के, एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म, गुणधर्म आपस में, गुणधर्म समान होते हैं, गुणधर्म समान होते हैं, परंतु अन्य तत्वों के, अन्य तत्वों के परमाणुओं के, परमाणुओं के गुणधर्मों से, गुणधर्मों से भिन्न, भिन्न होते हैं। तो डियर सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जैसे तत्व की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक तत्व बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे कार्बन तत्व, तो कार्बन तत्व बहुत सारे कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो उन सभी परमाणुओं के गुणधर्म जो होंगे ना आपस में समान होंगे, मतलब सभी परमाणुओं के द्रव्यमान आपस में समान होंगे, उनके प्रोटॉन आपस में समान होंगे, न्यूट्रॉन आपस में समान होंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में समान होंगे। तो किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म तो आपस में समान होते हैं, परंतु उन्हीं परमाणुओं के जो गुणधर्म होंगे वो अन्य तत्वों के परमाणुओं से क्या होंगे डियर, भिन्न होंगे। जैसे कार्बन तत्व के परमाणु और सोडियम तत्व के परमाणु, तो कार्बन तत्व के परमाणु और सोडियम तत्व के परमाणुओं के गुणधर्मों की तुलना करें तो कार्बन परमाणुओं का गुणधर्म अलग होंगे और सोडियम परमाणुओं के गुणधर्म क्या होंगे डियर, अलग होंगे। तो ये क्या है, ये तो आपस में तो भिन्न है, बट बोल सकते हैं कि खुद जो है वो आपस में क्या है, समान है। कार्बन का कार्बन से तो समान होगा, बट कार्बन का सोडियम से क्या होगा, भिन्न होगा। तो लिखा है डियर कि एक तत्व के सभी परमाणु के गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु अन्य तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। अंडरस्टूड? दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं डियर, तीसरा पॉइंट क्या है। और तीसरा पॉइंट है कि परमाणु, परमाणु प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट, एक विशिष्ट कण है। अर्थात, अर्थात परमाणु का अभिलाक्षणिक, अर्थात परमाणु का अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, एवं वह संरचना रहित होता है, एवं वह संरचना रहित होता है, एवं वह संरचना रहित होता है। इसका मतलब क्या है डियर, कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है एक विशिष्ट कण है, मतलब किसी भी तत्व के परमाणु का एक अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होगा और साथ ही साथ उसकी कोई संरचना नहीं होगी। अब संरचना रहित से मतलब यह है कि परमाणु कैसा होता है बेटा, गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। बट गोलाकार को अपन एक संरचना नहीं मान सकते, क्योंकि संरचना तो क्या होगी, या तो षटकोणीय होगी, या अष्टफल की होगी, या चतुष्फल की होगी, या त्रिकोणीय होगी। इसको अपन संरचना बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में परमाणु कैसा होता है डियर, गोलाकार होता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि वो संरचना रहित होगा और साथ ही साथ उसका एक अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होगा, मतलब एक निश्चित क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि परमाणु जो होता है वो प्रत्येक तत्व का क्या होता है, एक विशिष्ट कण होता है। क्या होता है डियर, एक विशिष्ट कण होता है। कितने बिंदु हो गए, 3। चौथा आता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि परमाणु को और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। अर्थात डाल्टन के अनुसार परमाणु को और अधिक सूक्ष्म कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 देखें डियर, तो बोल सकते हैं परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में
परस्पर क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ये बात आ गई डियर। तो बोलने का मतलब ये है कि परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर देते डियर? अणु का निर्माण। तो डियर ये 5 बिंदु है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड है। बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे एक कमी थी बेटा समस्थानिक की खोज। क्या कमी थी? समस्थानिक की खोज। और समस्थानिक तो आप जानते हो, समस्थानिक का मतलब होता है कि भैया एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो आपस में समान होगी बट द्रव्यमान संख्या आपस में क्या होगी डियर? भिन्न होगी। ठीक है ना। तो यहां तो उसने क्या बोला, इस पॉइंट में तो उसने क्या बोला कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में आपस में समान होते हैं। बट समस्थानिक भी तो एक ही तत्व के परमाणु है, बट वो तो गुणधर्मों में आपस में क्या है डियर? भिन्न भिन्न है। क्योंकि समस्थानिकों के गुणधर्म आपस में भिन्न देखे तो सीधी सी बात है उनकी द्रव्यमान संख्या आपस में क्या होगी डियर? भिन्न होगी। जबकि वो है क्या? एक ही तत्व के परमाणु है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि समस्थानिक की खोज जो है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक कमी है। किसकी बेटा? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक कमी है। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी यह है कि उसने ये बोला है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को अपन और अधिक सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ सकते। बट जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि हम परमाणु को और अधिक सूक्ष्म कणों में तोड़ सकते हैं। और वो और अधिक सूक्ष्म कण कौन से हो गए डियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि डाल्टन ने क्या बोला था कि वो अविभाज्य है, उसको हम और अधिक छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। परंतु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद ये वाला जो बिंदु है वो असफल रहा, क्योंकि हम परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां थी जिससे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत असफल रहा। और उसके बाद फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जैसे जे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, ठीक है, उसके बाद बोर था, हाइजेनबर्ग था। तो इस तरीके से फिर आगे कंटिन्यूटी चलती गई और लास्ट में पता चला कि एक्चुअल में परमाणु होता कैसे है। तो बात तो अपने थी कि भैया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये है। ठीक है, अब डियर हम क्या करेंगे, अगर अपन चैप्टर के स्टार्टिंग की बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग की बात करें तो एक्चुअल में उसमें बेटा हिस्ट्री दी हुई है। कैथोड रे की हिस्ट्री है, एनोड रे की हिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हिस्ट्री है। तो वो हिस्ट्री क्या है डियर? एक रीडिंग लगाने लायक है। तो हम क्या करेंगे, बुक में से उसकी रीडिंग लगाएंगे। बट उस हिस्ट्री का जो समराइज है, उसका जो संक्षेप में वर्णन है, मैं आपको उसको एक टेबल बनाकर इधर शो कर दूंगा। तो अगर आप वो टेबल पढ़ लेते हो और बुक में से उस हिस्ट्री की रीडिंग लगा लेते हो तो आपके सारे कंसेप्ट अंडरस्टूड हो जाएंगे कि भैया स्टार्टिंग में दिया हुआ क्या है। हिस्ट्री जैसे पढ़ते ना इतिहास, इस तरीके से डियर चैप्टर के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और साथ ही साथ कैथोड किरणें और एनोड किरणों की खोज की हिस्ट्री दी हुई है। तो एक रीडिंग लगाना है, बाकी उसकी जो समरी है डियर, उसका जो संक्षेप में वर्णन है वो अपन इधर एक टेबल बनाकर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उस टेबल को अगर आप याद कर लेते हो तो जितने भी सिलेक्टेड पॉइंट है उस हिस्ट्री या इतिहास से रिलेटेड वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा? कोई दिक्कत है? तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन हिस्ट्री की बात करते हैं। नोट डाउन। हाँ तो डियर बात आती है अब परमाणु के मौलिक कणों की। तो परमाणु के मौलिक कण देखें तो कौन कौन से होते हैं डियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब वो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो डियर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है उस हिस्ट्री को मैं संक्षेप में इस टेबल में आपके सामने शो कर रहा हूँ। हर एक पॉइंट को अपन को याद करना होगा। ठीक है, तो इधर कोई भी एक गुणधर्म लेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन में देखेंगे, फिर उसी को प्रोटॉन में और उसी को न्यूट्रॉन में। तो डियर गुणधर्म में सबसे पहले अपन ने ले लिया सपोज प्रतीक। क्या ले लिया? प्रतीक। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन को अपन जब दर्शाते हैं तो या तो ई से या फिर ई नेगेटिव से। ठीक है, बट जब प्रोटॉन को हम दर्शाते हैं तो प्रोटॉन को कैसे दर्शाते हैं? या तो डियर ई पॉजिटिव से या फिर पी से। और न्यूट्रॉन को डियर जब अपन दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। ये प्रतीक हो गया। ठीक है,
अब दूसरा आता है डियर आवेश संख्या। आवेश संख्या कि किस पे कितनी आवेश संख्या होती है, यूनिट चार्ज, इकाई आवेश जिसको अपन बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर तो होता है डियर -1, प्रोटॉन पर क्या होता है +1, और न्यूट्रॉन कैसा होता है डियर उदासीन। इट मीन्स न्यूट्रॉन पे कितना 0, ठीक है 0। फिर नंबर 3 अपन देखेंगे डियर, यहां पर नंबर 3 देखेंगे अपन खोजकर्ता। खोजकर्ता कि भैया खोजकर्ता कौन कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता तो कौन है डियर जे थॉमसन। कौन है जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है डियर गोल्डस्टीन। कौन है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है जेम्स चैडविक। कौन है जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक जेम्स चैडविक। अब आए नंबर 4 पे नामकर्ता। देखो खोजकर्ता अलग है और नामकर्ता अलग है कि भैया इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन नाम किसने दिया। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था वो किसने दिया था स्टोनी। वैज्ञानिक का नाम क्या है डियर स्टोनी। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। खोज तो जे थॉमसन ने की पर नाम किसने दिया उसको इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने, ठीक है। इसी तरीके से बेटा प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो याद रखना रदरफोर्ड। किसने दिया रदरफोर्ड। मैं क्या बोल रहा हूं ये पूरी हिस्ट्री है डियर, पूरी हिस्ट्री है ये रदरफोर्ड। खोज तो किसने की गोल्डस्टीन ने, बट प्रोटॉन नाम किसने दिया रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज भी जेम्स चैडविक ने की थी और उसको जो नाम दिया वो भी किसने दिया जेम्स चैडविक ने ही दिया, ठीक यहां तक हो गया ठीक है। अब बात आती है नंबर 5 संबंधित किरणें। संबंधित किरणें। अब संबंधित किरणों में अगर अपन बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से संबंधित किरणें कौन सी होती है डियर, तो लिखना होगा कैथोड किरणें। कौन सी होती है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती है। और प्रोटॉन से संबंधित कौन सी होती है डियर एनोड किरणें। कौन सी होती है एनोड किरणें, ठीक है। और न्यूट्रॉन से संबंधित कोई किरण है नहीं होती, मतलब नील। इनसे संबंधित कोई किरणें नहीं होती। फिर बात करें बेटा संबंधित किरणें और इनके भी खोजकर्ता। संबंधित किरणें तो हो गई, अब इनके खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता मतलब कैथोड किरणों की खोज किसने की, इस तरीके से। तो डियर अगर अपन बात करें कैथोड किरणों की, तो कैथोड किरणों की खोज की थी विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों की खोज की थी। बट एनोड किरणों की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना गोल्डस्टीन ने। किसने डियर गोल्डस्टीन ने। एनोड किरणों की खोज किसने की गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन से रिलेटेड कोई किरणें होती नहीं है, तो खोजकर्ता के नाम में भी क्या हो जाएगा डियर नील। तो ये इतनी डिटेल तो आप नोट करो, ये इतनी डिटेल नोट करो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड। फिर अपन आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। नोट डाउन। हाँ तो डियर 5 पॉइंट अपने कंप्लीट हुए। अब अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। तो देखो 6 देखो, तो पॉइंट नंबर 6 में डियर हम गुणधर्म में लेते हैं आवेश। अब आवेश को भी अलग अलग देखेंगे। पहले अपन आवेश को देख रहे हैं कूलाम में। किसमें कूलाम में। अब कूलाम में आवेश देखे कितना होता है बताते हैं आपको। तो डियर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश तो समान होगा बट चार्ज अलग अलग होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का तो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन का भी होता तो इतना ही है, बस किसमें +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन क्या होता है डियर उदासीन, मतलब आवेश कितना होगा 0, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें सेकेंड सीजीएस में। सीजीएस पद्धति में
आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो सेम होगा, और इलेक्ट्रॉन की देखें तो बस -4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और याद रखना ESU की जो फुल फॉर्म होती है और यार वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS सिस्टम में ये चार्ज की यूनिट है। ठीक है, किसके ये चार्ज है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये तो होता है माइनस इतना, और ये हो जाएगा आपके प्लस में +4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और इस पर जो जी चार्ज होगा डियर वो क्या होगा आपके? जीरो ही तो होगा। क्या होगा? जीरो। अब डियर नंबर 3 अपन देखना चाहेंगे AMU में। और AMU जानते हो ना आप, परमाणु भार या अणुभार को व्यक्त करने की इकाई, जिसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो AMU में कितना होता है? तो AMU में इलेक्ट्रॉन की बात करें डियर तो होता है 0.00054 AMU। बट याद रखना कोई कोई बुक में इसकी वैल्यू 0.00055 AMU भी लिखी होती है। डाटा वेरी करता है अलग अलग बुक में, बट अपने NCERT के अकॉर्डिंग है 0.00054 AMU। और अगर डियर अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की अगर अपन बात करते हैं, सॉरी मोलर आवेश है ना, ये तो मास हो गया, सॉरी मास है ये। थर्ड पे लिखो आप मोलर आवेश। और मोलर आवेश का मतलब होता है 1 मोल। किसका? 1 मोल का। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1 मोल प्रोटॉन का कितना है, उसकी बात है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश देखें तो कितना होता है डियर? -96,500 कूलाम। या फिर अपन इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं -1 फेराडे। क्या लिख सकते हैं? -1 फेराडे। और इसका भी सेम होता है, कितना होगा? +96,500 कूलाम, या फिर अपन बोल सकते हैं +1 फेराडे। और इस पर तो कोई होता ही नहीं है, तो ये 0। तो डियर ये पूरा आवेश से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिया, पूरा आवेश से रिलेटेड है कूलाम में, CGS में और मोलर आवेश। अंडरस्टूड? नोट करो इसको बेटा, फिर आगे बताते हैं अपन। चलो ठीक। ओके डियर, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, जहां हम बात करने जा रहे हैं भैया द्रव्यमान की। किसकी बात करने जा रहे हैं? द्रव्यमान की। करे बात द्रव्यमान की। चलो, तो सबसे पहले तो द्रव्यमान देखे डियर अपन MKS में। किस में देखे? MKS में, मतलब किलोग्राम में। किस में? किलोग्राम। तो अगर किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का अपन देखते हैं तो 9.109 समथिंग और इंटू 10⁻⁻31 kg। बट कोई कोई बुक में डियर ये लिखा होगा 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg। बट NCERT के अकॉर्डिंग ये है। कोई कोई बुक में ये भी दिखेगा, कंफ्यूज मत होना, इसलिए दोनों लिख दिया मैंने। ठीक है, बट अगर बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन का होता है डियर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है किलोग्राम में। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम होता है, बट न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और कितना थोड़ा सा ज़्यादा होगा? 1.675। कितना? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। थोड़ा सा ज़्यादा होगा बस। क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? अगला देखें। ये तो बात आ गई सारी MKS में। अब अपन सेकंड देखते हैं डियर CGS में। CGS मतलब ग्राम में। किस में देखेंगे डियर? ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो किलोग्राम को, तो क्या कन्वर्ट करेंगे? 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और किसी किसी किताब में दिखेगा 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और इसको अगर अपन ग्राम में चेंज करें तो वही 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये 1.6
675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो डियर ये तो हो गया आपके ग्राम, सीजीएस में भी हो गया और एमकेएस में भी हो गया। अब तीसरा है एएमयू में। एएमयू में, और एएमयू में अगर अपन देखें तो ये होता है 0.00054 एएमयू, बट किन्हीं किन्हीं किताब में आपको लिखा हुआ दिखेगा 0.00055 एएमयू, किन्हीं किन्हीं किताब में। और अगर बात करें डियर इसकी, तो इसका होता है 1.00727 एएमयू, और इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1.00867 एएमयू। ठीक है भाई, याद है, क्लियर? चलो ठीक, आगे बढ़ा दे इसको अपन। अब फोर्थ होता है डियर जिसको अपन बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान का मतलब तो तुम समझ रहे हो ना, मोलर द्रव्यमान मतलब एक मोल का, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, एक मोल प्रोटॉन का कितना होगा और एक मोल न्यूट्रॉन का कितना होगा। तो सिर्फ एमयू की जगह ग्राम लिख लो, एमयू की जगह ग्राम लिख लो। तो कैसे, ये हो गया 0.00054 ग्राम, या फिर 0.00055 ग्राम। ठीक है, और यार इसका हो जाएगा आपके वही 1.00727 ग्राम, और ये हो गया आपके 1.00867 ग्राम। तो ये पूरा बेटा द्रव्यमान से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आवेश से रिलेटेड बता दिया, और ये द्रव्यमान से रिलेटेड। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए डियर? 7 पॉइंट हो गए आपके। कितने पॉइंट हो गए? 7। इन 7 पॉइंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पूरी हिस्ट्री है, खोज किसने की, नामकर्ता कौन है, संबंधित किरणें कौन सी है, उन किरणों के खोजकर्ता कौन है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, प्रोटॉन पर आवेश क्या है, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या है। ओके, तो ये सारा डियर आपको परमाणु के जो मौलिक कण हैं उनके मैंने गुणधर्मों को एक टेबल में पूरा समराइज किया। आप इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड अपन कुछ नोटेबल पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट डाउन। देखो स्टार्टिंग का ये जो पोर्शन है ये पूरा याद रखने जैसा है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपको इस फर्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं आए, बट ऑब्वियसली जब अपन नेक्स्ट लेक्चर इसके डिस्कस करेंगे उनमें आपको बहुत मज़ा आना है, बहुत इंटरेस्ट आना है, मेरे साथ पढ़ेंगे तो। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ तो डियर अपन ने जो मौलिक कण है उनके गुणधर्मों को तो देख लिया टेबल के अनुसार। अब उससे रिलेटेड कुछ नोटेबल पॉइंट है डियर। अब नोटेबल पॉइंट कौन कौन से ये देखना आप, तो बता दें। फर्स्ट पॉइंट है डियर द्रव्यमान क्रम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का क्रम देखूं या ऑर्डर देखूं तो पता चलता है कि डियर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा, देन प्रोटॉन का, और देन इलेक्ट्रॉन का। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। एक बात तो याद रखो। और दूसरी चीज़ अपन बोल सकते हैं कि एम प्रोटॉन जो होता है वो 1840 इंटू होता है एम इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 1840 गुना क्या होता है, अधिक होता है। कितना? 1840 गुना क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ अपन लिख सकते हैं लगभग। क्या लिख सकते हैं डियर? लगभग। ये एक पॉइंट अपन को याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है डियर कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसके वेग बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। देखो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में होता है, के कोश में, एल कोश में, एम कोश में, अलग अलग कोश में होता है। तो जब हर कोश में अगर इलेक्ट्रॉन का वेग परिवर्तित होगा तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के वेग के परिवर्तित होने के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और इलेक्ट्रॉन का वेग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका द्रव्यमान भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये 3 पॉइंट तो अपन को ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसके वेग बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, मतलब वेग के क्या होता है, समानुपाती। क्या होता है बेटा? वेग के समानुपाती। 3 पॉइंट हो गए। 14 पॉइंट सुनो। 14 पॉइंट है डियर E/m
एम का मान या ई अपॉन एम के मान की गणना जे थॉमसन ने की थी। अब ई अपॉन एम का मतलब होता है आवेश अपॉन द्रव्यमान। आवेश बटे द्रव्यमान एक अनुपात होता है, आवेश और द्रव्यमान का एक अनुपात होता है, जिसकी गणना किसने की थी सबसे पहले? जे थॉमसन ने। अब डियर ये ई अपॉन एम के मान को अपन इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं और प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम का मान एक्चुअल में आता कितना है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के लिए जब अपन निकालेंगे तो ई अपॉन एम ई कर दे, और इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 1.758820 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो ई अपॉन एम का मान होता है वो होता है 1.758820 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। और अगर इसको पर किलोग्राम में चेंज करोगे तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा? 10⁻11। कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻11। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसी तरीके से अपन प्रोटॉन की बात करें तो भैया प्रोटॉन के लिए जो ई अपॉन एम का मान होगा, यहाँ कर दूं मैं ई अपॉन एम पी, तो इसके लिए होगा ये 9.56 इंटू 10⁻4 कूलाम पर ग्राम। तो प्रोटॉन के लिए याद रख लेना इसका जो मान होता है ई अपॉन एम का मान वो कितना होता है? 9.56 इंटू 10⁻4 कूलाम पर ग्राम। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो ई अपॉन एम का मान है वो विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है बेटा विसर्जन नलिका एक कांच की नली होती है जिसमें अपन कोई गैस भरते हैं और गैस भर के उसका विद्युत विसर्जन करेंगे, तो विद्युत विसर्जन करने से वहाँ पर एक कैथोड किरणें उत्पन्न होगी, और कैथोड किरणों में क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो चाहे आप कोई सी भी गैस भरो, उस गैस से जो कैथोड किरणें निकलेगी, उन कैथोड किरणों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम का मान हमेशा निश्चित होगा। कितना होगा? इतना। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी गैस के लिए विसर्जन नलिका में आप कोई सी भी गैस भर दो, उसके लिए हमेशा ई अपॉन एम का मान जो होगा वो क्या होगा? निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा, अर्थात वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। बट अगर यही काम हमको प्रोटॉन के लिए करना है तो जस्ट उल्टा लिख सकते हैं कि प्रोटॉन के लिए जो ई अपॉन एम का मान होगा वो विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम विसर्जन नलिका में गैस को बदलते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर प्रोटॉन के लिए जो ई अपॉन एम का मान है वो भी क्या होता जाएगा डियर? बदलता जाएगा। बट न्यूट्रॉन के लिए ई अपॉन एम का मान निकाल सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आवेश बटे द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? 0। तो 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो तुम, क्या आना है? 0 आना है। मतलब न्यूट्रॉन के लिए ई अपॉन एम का कोई मान नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये अपन ने कितने पॉइंट देखे? टोटल 4। एक 5वां पॉइंट बता देता हूं मैं, नोटेबल पॉइंट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने अपने तेल बूंद प्रयोग में की। आपने इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखा -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
तो उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी डियर? मूलिकन वैज्ञानिक ने की थी, और एक एक्सपेरिमेंट में की थी जिसको अपन बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या फिर बोलते हैं तेल बूंद प्रयोग। कैसे करते हैं? एक बॉक्स होता है, उसमें तेल को स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं तेल का, और तेल का जब छिड़काव करते हैं तो तेल जब नीचे आएगा तो एक्सरे पास की जाएगी, एक्स किरणें, उस तेल पर एक्सरे किरणें डाली जाएगी। तो एक्सरे किरणों में क्या होता है डियर? इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स किरणों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो वो तेल की बूंद के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो चिपक जाएंगे। एक्स किरणों के जो इलेक्ट्रॉन है वो तेल की बूंद के चारों ओर चिपक जाएंगे। अब वो तेल की बूंद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आएगी, परंतु हम साथ ही साथ क्या करेंगे, ऊपर एक धनावेशित प्लेट लगाकर उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो चिपका है तेल की बूंद पर, उस पर ऋणावेश है, तो धनावेशित प्लेट की ओर खिंचाएगा, और साथ ही साथ तेल की बूंद जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे से आएगी। तो जितना वो नीचे आएगी उतना ही वो ऊपर भी जाएगी, और जब दोनों तरफ सेम रहेगा तो तेल की बूंद क्या होगी? स्थिर हो जाएगी, ना तो ऊपर जाएगी और ना ही नीचे। उसी समय जब वहाँ पर आवेश निकाला जाएगा तो वो आवेश कितना आएगा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और उसको किसने निकाला डियर? मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ये पूरा हिस्ट्री था आपके स्टार्टिंग का। आप एक बार और किताब में से इसको रीडिंग लगा लेना, बाकी उसकी जो समरी है, उसका जो संक्षेप में वर्णन है वो डियर मैंने आपके सामने इधर कर दिया। सारे सिलेक्टेड पॉइंट आपको बता दिए कि कौन से पॉइंट में हमको याद क्या रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट बात करेंगे।